जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन तंत्र में कौन कौन सा अंग मिला होता है और कौन कौन सा अंग मिल के किस तरीके से भोजन का पाचन होता है। तो इसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अब जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है पाचन तंत्र और इसमें किस प्रकार से पाचन की क्रिया पूरी होती है। तो देखते हैं हम लोग कि पाचन तंत्र जो है वो, ये हम इसका फिगर बना रखे हैं पाचन तंत्र का। पहले तो पाचन तंत्र क्या होता है, यानी कि भोजन का पाचन जहाँ से प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन जहाँ से प्रारंभ होता है और फिर बाद में भोजन क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो जो चीज़ें होती हैं वो जहाँ जहाँ से भोजन गुजरता है उन सब का हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम पाचन तंत्र मुख्य रूप से दो रूपों में पूर्ण होता है, दो भागों में पूरा होता है पाचन की प्रक्रिया। एक होता है क्या आहार नाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव, यानी कि पाचक ग्रंथियां जो होती हैं उनसे मिल करके और पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी होती है। तो आहार नाल का मतलब ये है कि हम लोग जब खाना मुंह में खाते हैं तो मुंह से ले करके, और खाना पूरा पेट में तो फैलता नहीं है, ये नली में रहता है। तो जिस नली में रहता है उसी को कहा जाता है आहार नाल। यहाँ आप लोग फिगर से देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर क्या होगा, मुंह होगा, मुंह से हम लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद से खाना क्या होगा, ये पाइप वाला जो दिख रहा है इसमें से होके इस वाले में आएगा और ऐसे पाइप में खाना रहता है। पाइप में जो खाना रहता है तो इसी पाइप को क्या कहा जाता है, आहार नाल। अब आहार नाल जो है, आहार नाल में कई भाग होते हैं, उन भागों को हम लोग समझें। तो आहार नाल का शुरुआत कहाँ से होता है, तो मुख से शुरुआत हो जाता है आहार नाल का। तो आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा क्या होगा, मुंह होगा। मुंह या फिर इसको बीच में, मुंह के बीच में, ये बाहर तो मुंह दिख रहा है हम लोगों का, इसके बीच में खाली जगह होता है तो इसको कहा जाता है गुहा। जो खाली जगह होता है उसको क्या कहते हैं, गुहा। तो ये मुंह में खाली जगह है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मुख गुहा के नाम से जाना जाएगा। तो भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, मुख गुहा में जाता है और मुख गुहा से फिर भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली, ये जो खाना जब मुंह में से अगला जब जाता है खाना, यानी कि जब ये गले में निकलता है खाना, तो उसको कहा जाता है ग्रास नली। अब ग्रास नली से फिर खाना कहाँ जाता है, तो फिर वो जाता है अमाशय में। अमाशय का मतलब होता है पेट, यानी कि स्टमक। पेट क्या होता है कि ये जो बाहर वाला जो हिस्सा दिख रहा है, जो हम हाथ अपना लगा रहे हैं, ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है उदर। और इसके अंदर का जो हिस्सा है, यानी कि बाहर का जो ये चमड़ी वाला हिस्सा है, इसको क्या कहा जाता है, उदर। और इसके अंदर का जो हिस्सा है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं पेट। अब पेट में क्या होता है, तो पेट में ये अमाशय होता है और अमाशय का फिगर ये वाला बना रखे हुए हम, ये जहां तक हम अपनी उंगली दिखा रहे हैं ये क्या है, अमाशय है। अमाशय हो गया। अब अमाशय के बाद से भोजन कहाँ जाता है, तो वो भोजन जाता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत कौन सी है, तो ये जो पतला ट्यूब दिख रहा है ये है छोटी आंत। ये पतला वाला ट्यूब है, ये क्या है, ये छोटी आंत है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई करीब 9 मीटर के आसपास में होती है। मतलब एग्जैक्ट 9 मीटर नहीं कह सकते, 9 मीटर से थोड़ा सा कम होता है, तो 9 मीटर इसको मान लिया जाता है। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर होती है। इसके बाद से खाना कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। अब बड़ी आंत का ये वाला जो फिगर बना रखे हैं, ऐसे गोल गोल करके ऐसे बनाया गया इतना सारा, ये क्या है, ये बड़ी आंत है। अब बड़ी आंत में खाना जाता है, फिर इसके बाद से खाना कहाँ पे जाता है, तो ये जो छोटा सा गोल सा दिख रहा है तो ये क्या है, रेक्टम है। यानी कि जब खाना पूरी तरीके से पाचन हो जाता है उसका, तो वो अपशिष्ट बन जाता है। और अपशिष्ट जाके क्या होता है कि एक टैंक के समान समझिए कि संरचना होता है, उसमें क्या होता है, अपशिष्ट जा करके और इकट्ठा होता है। और जब ये अपशिष्ट इकट्ठा हो जाता है तो लैट्रिन के रास्ते क्या होता है, बाहर निकल जाता है।
तो इस प्रकार से पूरी आहार नाल में क्या क्या, कहाँ कहाँ से भोजन कहाँ से गुजर रहा था, इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो आहार नाल में क्या क्या होता है, तो आहार नाल में केवल नली के आकार की संरचना होती है और ये कई भागों में बटा हुआ रहता है। अब जो ग्रंथियां हैं ये क्या करती हैं, ग्रंथियां जो होती हैं ये आहार नाल पे बाहर से आके चिपकी हुई रहती हैं। बाहर से आके चिपकने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि ये जो मार्कर है ये आहार नाल है और इसमें जो पाचक ग्रंथियां होंगी वो साइड से आके ऐसे चिपकेंगी, ये अपना कुछ काम करना होगा तो उसमें करेंगी। अब उसी को हम लोग देखते हैं कि पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं यहाँ पे। तो पाचक ग्रंथियां क्या है, एक यहाँ पे अग्नाशय दिख रहा है और ये बगल में क्या दिख रहा है, तो लीवर दिख रहा है। अब मुंह में भी कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर इनको हम लोग समझेंगे। तो मुंह में कौन सी ग्रंथियां होती हैं, तो मुंह में मुख्य रूप से, मुंह या मुख गुहा मुंह को कहते हैं, मुख गुहा में मुख्य रूप से लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो कितनी होती हैं, तो 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन लार ग्रंथियों से लार निकलता है जिसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने फोड़ने और उसको पचाने में काम करती हैं। अब मुख में जो लार ग्रंथियां होती हैं इसमें जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है पैरोटीद होती है। पैरोटीद ग्रंथि जो होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और सांप ओप जो होते हैं, जो विष वाले, जो मतलब जैसे सांप हो गया या फिर कोई और जो दांत से काट रहा है उसमें से विष निकल रहा है, तो ऐसे जो जंतु होते हैं उसमें यही जो पैरोटीद नाम की ग्रंथि है ये विष ग्रंथि का काम करती है। यानी कि उसका विष क्या होता है सांप का, इस पैरोटीद ग्रंथि में एकत्रित रहता है और जब सांप किसी को काटता है तो सांप काटने के बाद से क्या करता है, ऐंठ जाता है, अपने शरीर को ऐंठता है। जब सांप अपने शरीर को ऐंठता है तो ये पैरोटीद ग्रंथि ऐंठती है और उसमें से क्या होता है कि जो उसकी विष होती है वो बाहर निकल जाता है और इंसान के खून में आके वो विष मिल जाती है। तो पैरोटीद ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। मुंह में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, पैरोटीद नाम की ग्रंथि है। उसके बाद से हम लोग बात करें कि तो सबलिंगुअल नाम की ग्रंथि पाई जाती है मुंह में। सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर नाम की 2 और ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां मुख्य रूप से क्या करती हैं, तो लार का निर्माण करती हैं। यानी कि एक जब शरीर जो मतलब मनुष्य के मुंह में प्रतिदिन 1 से लेकर के 1.5 लीटर के बीच में लार का स्राव होता है। मतलब लार बनता है 1 लीटर से 1.5 लीटर के बीच में क्या होता है, लार बनता है, जिससे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। बच्चों में यही लार जो ये 1 से 1.5 लीटर बन रहा है उसमें 2 लीटर से भी ज्यादा बनता है। तभी क्या होता है कि वो मुंह से हमेशा उसके निकलता रहता है। ये जो लार है, ये जो लार बन रहा है मुंह में, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल अमृत के समान है। जिसके मुंह में लार्वा बिल्कुल कम बनेगा वो भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं कर पाएगा। अब हम लोग देखें कि जो ये तो लार जो निकल रहा था, अब ये लार से काम क्या क्या हो रहा है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं। अब ये लार में क्या निकलता है, लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम निकलता है। लार में लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम निकलता है जो क्या करता है, जब हम लोग खाना को खाते हैं या फिर खाना खाते हैं तो हाथ पे बहुत सारे कीटाणु जीवाणु ये सब होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई आदमी हाथ धुल के खाता है, कोई हाथ धुल के पहले से बैठा हुआ है। तो वायु में बहुत से कीटाणु ऐसे हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, तो वो आके हमारे हाथों पे चिपक जाएंगे। या फिर जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, काम करते रहेंगे और कोई चीज आप खाने के लिए देंगे तो ऐसे हाथ पोंछेंगे और उसके बाद से खा जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि वो तो कीटाणु उसके मुंह में अंदर चला गया, अब वो उसके अंदर चला जाएगा, शरीर पूरा पेट में चला जाएगा। तो कीटाणु को पेट में न पहुंचने दिया जाए, इसके लिए जो लाइसोजाइम नाम की जो एंजाइम है वो कीटाणुओं को मुंह में ही मार देती है। फिर उसके बाद से ताइलिन और डायस्टेज, ये 2 एंजाइम ऐसे होते हैं जो मंद यानी कि स्टार्च का पाचन करते हैं। अब स्टार्च क्या होता है कि आटा जब चाला जाता है तो उसमें से चोकर निकलता है। जो चोकर निकलता है उसी का जो पाचन होता है ये ताइलिन और डायस्टेज नाम का
एंजाइम करती हैं। इसी आप आटा को कितना हो बढ़िया से चालेंगे तो उसमें कुछ न कुछ चोकर रह जाता है। अगर बिल्कुल चोकर को निकाल देंगे आटा में से तो वो बन जाएगा मैदा, और मैदे का 5 रोटी खा के पचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आटा जब हम लोग बनाते हैं, गूंथते हैं, तो उसमें चोकर का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और चोकर से ही मिलता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। ये जो स्टार्च है इसी को तो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और भोजन का मुख्य आहार जो होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। अब हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, थायलिन और डायस्टेज नाम की जो 2 एंजाइम है ये पाचन करती हैं किसका, तो स्टार्च का पाचन करती हैं। अब एक और चीज पाया जाता है लार में, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, जब हम लोग रोटी वोटी चबाते हैं तो हम लोग तो चबाते हैं सूखी रोटी। जब सूखी रोटी चबाते हैं तो जब वो मुंह में जाता है तो वो चिपचिपा कैसे हो जाता है, तो यही म्यूकस जो है ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। लार में ये भी घुला रहता है और भोजन को क्या करता है, तो चिपचिपा बना देता है, जिससे कि भोजन निगलने में आसान हो जाती है। नहीं तो ऐसे अगर बिल्कुल सूखा भोजन आप निगलेंगे तो क्या होगा, गले में जाएगा और गले में जाके अटक जाएगा। जब अटक जाएगा तो ऐसे का मुंह बनाएंगे हम लोग, ऐसे कैसू करके, और क्या करते हैं उसको धीरे धीरे अंदर खींचते हैं, या फिर आदमी क्या करता है, पानी पीता है। तो भोजन गले में न फंसे उसके लिए भोजन का चिपचिपा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और चिपचिपा बनाने का काम कौन कर रहा है, तो ये म्यूकस करता है भोजन को चिपचिपा बनाने का काम। अब भोजन अभी अपना कहाँ गया, अभी मुंह से कहाँ तक गया, ये जो नली थी जिसको ग्रास नली कहते हैं, तो ये नली में भोजन पहुंच गया है। अब ग्रास नली जो होती है, ग्रास नली का मुख्य काम होता है कि भोजन को अंदर तक लेके जाना। अब भोजन को अंदर लेके जाने में ग्रास नली में क्या होता है कि ये सिकुड़ती है फैलती है, सिकुड़ती है फैलती है। जहाँ पे भोजन रहेगा वहाँ फैलेगी, फिर नीचे उसके सिकुड़, ऊपर से सिकुड़ जाएगी, फिर नीचे फैलेगी, फिर सिकुड़ जाएगी, फैलेगी सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार से भोजन क्या होता है, रुक रुक के और नीचे आता है। अगर भोजन रुक रुक के नीचे नहीं आएगा तो एकाएक मुंह में खाएंगे और सीधे पेट में आके गिरेगा। जब पेट में गिरेगा तो हराक हराक से पेट में घाव लगेगा, ठीक। तो उसके पेट में एकदम बिल्कुल एकाएक जाके न गिरे भोजन, इसके लिए क्या होता है, जो ग्रास नली होती है इसमें क्रमाकुंचन गति होता है, जिसके जरिए खाना क्या होता है, ग्रास नली से पेट में निकलता है। अब ग्रास नली से जब भोजन पेट में निकलता है तो वो कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आता है। ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला जो भाग, जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले में आता है भोजन, और इसको कहा जाता है स्टमक, यानी कि पेट कहते हैं। पेट या फिर अग्नाशय, अमाशय कहा जाए, पेट या फिर अमाशय दोनों कह सकते हैं। तो जब ये अमाशय में भोजन आता है तो ये अमाशय 3 भागों में बटा हुआ रहता है। अमाशय कितनी भाग में बटा रहता है, तो 3 भागों में बटा रहता है। अब अमाशय का जो पहला ये वाला जो भाग है, इसमें ये वाला जो भाग है, ये इतना का भाग, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे HCl अम्ल बनता है, HCl अम्ल का निर्माण होता है, और इस वाले भाग का नाम है कार्दिक। कार्दिक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हृदय की पेशियां होती हैं, हृदय की जो कोशिका होती है, उसे कार्दिक कहते हैं। हृदय को मुख्य रूप से कार्दिक कहते हैं, और हृदय के पास ही है तो इसका भी नाम क्या होता है, कार्दिक ही होता है। अब ये कार्दिक होता है हृदय के पास होने की वजह से। इसमें क्या होता है, HCl का निर्माण होता है, HCl यानी कि अम्ल का निर्माण होता है। अब जो भोजन ग्रास नली से उतर के और पेट में गया हुआ है तो यहाँ पे अम्ल का निर्माण होता है, और अम्ल जब भोजन के साथ क्रिया करता है HCl, तो भोजन को वो बहुत ज़्यादा तोड़ देता है, बहुत ज़्यादा तोड़ के बिल्कुल एकदम उसको लुगदी बना देगा, एकदम पीसने के जैसे हो जाएगा। तब जाके फिर यहाँ से भोजन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा जब यहाँ से खाना, तो इसके दूसरे जो ये जो अमाशय है इसके दूसरे भाग में पहुंचेगा, और दूसरे भाग में पहुंचता है तो इसको कहते हैं फंदिक। इसका क्या नाम है, फंदिक। अब फंदिक क्या करता है, भोजन को 4 घंटे तक स्टोर करके रखता है। फंदिक क्या करता है, भोजन को 4 घंटे तक स्टोर करके रखता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति खाना खाता है तो जब उसको उल्टी होती है, अगर खाना खाने के 4 घंटा के बाद उल्टी होगा, तब जब वो उल्टी करेगा तो उसमें खाना नहीं बाहर आएगा। लेकिन अगर 4 घंटे के पहले उल्टी हो रहा है, तब जब वो उल्टी करेगा तो जो खाया रहेगा खाना, वो खाना ही वापस
आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 घंटे तक खाना रहता है और ये खाना कैसा हो गया है, तो अम्लीय हो गया, क्योंकि उस खाने में क्या मिल गया है, HCl मिल गया है। अब 4 घंटे के बाद फिर जब ये खाना आगे बढ़ता है तो इस वाले भाग को कहते हैं पाइलोरिक। इस वाले भाग को, जो अमाशय का बिल्कुल अंतिम भाग है, उसको कहते हैं क्या, पाइलोरिक। पाइलोरिक को इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, सॉरी, पाइलोरिक में जाता है। तो पाइलोरिक में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक को कहते हैं जठर ग्रंथि, एक को क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। तो ये जो जठर ग्रंथियां हैं, इस जठर ग्रंथि को इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जाना जाता है और इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। अब ये जठर रस 2 प्रकार से निकलता है, जो मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है। जो जठर रस निकल रहा है ये 2 प्रकार से निकलता है और ये भोजन में प्रोटीन का पाचन करने के लिए क्या होता है, सहायक होता है। अब यहाँ पे देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये जठर ग्रंथि है और इस ग्रंथि में से क्या निकल रहा है, तो गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, यानी कि जठर रस निकल रहा है। और ये जठर रस क्या करेगा, 2 चीजों का पाचन करेगा, एक पेप्सिन होगा और दूसरा होगा रेनिन। पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन में प्रोटीन के पाचन में भूमिका निभाता है पेप्सिन, और जो रेनिन होता है ये भी प्रोटीन के पाचन में ही भूमिका निभाता है। रेनिन क्या करता है कि रेनिन जो होता है दूध का पाचन, सीधे दूध में क्या होता है, केसीन प्रोटीन होता है और दही में भी केसीन प्रोटीन होता है, लेकिन सीधे दूध का पाचन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके वजह से सीधे दूध का पाचन न करके उसका दही के रूप में पाचन किया जाता है। तो जो रेनिन होता है वो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है, जिससे उसका पाचन क्या हो जाता है, बड़े ही आसान हो जाता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो डॉक्टर जब उसको कहता है कि जब वो व्यक्ति दूध खाने के लिए अगर कहता है तो डॉक्टर कहता है कि आप दूध न खा के और दही खाइए, ज्यादा आरामदायक होगा आपके लिए, ज्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि ये जो जठर रस है बुढ़ापे में ये भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, तो जठर रस का निर्माण बहुत कम होगा, जिसके वजह से रेनिन का निर्माण बहुत कम होगा। और जब रेनिन कम बनेगा और उसी में आप जब दूध खाएंगे तो क्या होगा, दूध का पाचन नहीं होगा। दूध का पाचन नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है दूध खाने का। तो इसीलिए डॉक्टर कहता है कि अगर यहाँ रेनिन नहीं भी निकलेगा और आप दही खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दूध तो अपने आप दही में ही पहले से, दही में या तो बदलेंगे दूध को और पहले से आप दही खाएंगे तो उसका पाचन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि अब खाना क्या हो गया, यहाँ तक आ गया और ये बगल में क्या लटका हुआ है, तो ये है लीवर। लीवर का कार्य मुख्य रूप से ये होता है कि लीवर भी पाचन की प्रक्रिया में भाग लेता है और लीवर से निकलता है बाइल जूस। पित्त को क्या कहते हैं, गॉल ब्लाडर कहते हैं। और पित्त की थैली होती है उसमें क्या होता है, ये लीवर जो है, ये लीवर हमेशा क्या करता रहता है, जूस बनाता रहता है, यानी कि पित्त रस हमेशा ये बनाता रहता है। और ये जो पित्त की थैली होती है जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लाडर के नाम से जाना जाता है, ये गॉल ब्लाडर क्या करता है, उस पित्त को इकट्ठा करता रहता है, यानी कि जो जूस लीवर में बन रहा है उस जूस को क्या करता है, तो इकट्ठा करता रहता है और हमेशा छोड़ता नहीं है, वो इकट्ठा करता रहता है। और छोड़ता कब है कि जब ये भोजन, अब ये जठर पाइलोरिक वाले भाग से जब भोजन और ज्यादा नीचे निकलती है, छोटी आंत में जब जाती है भोजन, उस टाइम क्या होता है कि यहाँ से अग्नाशय से जो एंजाइम निकलती है वो एंजाइम अम्लीय माध्यम में काम नहीं करेगी, अम्लीय माध्यम में काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा था, ये अम्ल बन के पूरा खाना अम्लीय हो गया है और अम्ल बन के निकल रहा था। और इस अग्नाशय से जो निकलेगी एंजाइम वो अम्लीय माध्यम में काम नहीं करेगी, तो उस एंजाइम को अम्लीय माध्यम न रहे, खाना का माध्यम चेंज करने के लिए जब खाना नीचे जाता है तब जाके यहाँ से पित्त की थैली से पित्त निकल के आता है और अमाशय अग्नाशय से पहले ही खाना में क्या होता है, वो पित्त मिल जाता है, जिसके बाद से अग्नाशय जो है यहाँ से एंजाइम निकलती है और पूरी तरीके से खाने का पाचन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि खाने का पाचन होने लगता है।
अब जब खाने का पाचन हो जाता है, यहाँ अग्नाशय से निकल के आ गई एंजाइम और ये पित्तरस निकल के आ गया, तो अब इस छोटी आंत में पूरी तरीके से खाने का क्या होता है, पाचन होता है। जब खाने का पाचन होता है तो छोटी आंत के बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पे देखिए ये पूरा छोटी आंत ही है, छोटी आंत के बिल्कुल लास्ट में भिलाई होती है। उस जैसे तौली पे दाना दाना निकला होता है, उसी तरीके से आंत में भी दाना दाना निकला होता है। अब ये क्या करती है कि जो भोजन आप खाए हुए हैं, इसमें से जितना बढ़िया बढ़िया चीज है, जो खून में मिलाने लायक चीज है, उसको क्या करती है कि वो ऑब्जर्व कर लेती है, बाकी खाना को अपशिष्ट में भेज देती है। तो बाकी खाना को कहाँ भेज देती है, अब यहाँ से जो मिनरल विटामिन जो कुछ आप खाए हुए थे, उसको ये क्या कर रही है, तो उसको अवशोषित कर लेगी और बाकी जो था उन सबको वो आगे भेज देगी। तो जब ये आगे भेजती है छोटी आंत अपशिष्ट खाना को, तो ये जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में ही छोटी आंत के जस्ट बगल में एक होता है अपेंडिक्स। बहुत लोगों का आप लोग सुने होंगे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अपेंडिक्स क्या होता है कि ये एक अवशेषी अंग है, शरीर का एक अवशेषी अंग है जिसका शरीर में कोई काम नहीं है। लेकिन व्यक्ति जब आदमी क्या करता है, जैसे कोई कड़ा खाना खा लिया, जैसे चिकन उकन खा लिए या फिर मछली खा लिए, तो ये सब क्या होता है, इनका पाचन बहुत जल्दी नहीं होता है। अगर इन खाना का शुद्ध रूप से पाचन नहीं हो पाया तो ये क्या होती है, अब यहाँ से छोटी आंत से निकल के बड़ी आंत में जाने वाली रहती है, और उसी में से जब कुछ खाना गिर जाता है इस अपेंडिक्स में, ये खाली भाग है, तो ये अपेंडिक्स में से फिर खाना ऊपर उठ नहीं पाता है और वो वहीं पे सड़ने लगता है अपेंडिक्स में से। तो जब अपेंडिक्स पूरी तरीके से सड़ जाता है तब आदमी को धीरे धीरे पता चलता है। जब पता चलता है तो डॉक्टर क्या करता है, अपेंडिक्स को काट के पूरी तरीके से निकाल देता है और वो अवशेषी अंग खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है, वो आदमी सही हो जाता है और फिर ये अपशिष्ट बड़ी आंत के रास्ते से लैट्रिन के रास्ते क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब ये जो छोटी आंत थी, ये छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। पहले वाले भाग को जो बिल्कुल अग्न्याशय के पास होता है उसको कहते हैं द्युदेनम, और जो बीच वाला भाग होता है उसको कहते हैं जीजुनम, और जो बिल्कुल नीचे वाला भाग होता है उसको कहते हैं इलियम। इलियम में ही भोजन का क्या होता है, तो अवशेषर होता है। भोजन में जितने भी पदार्थ होते हैं, खनिज हो गया, विटामिन हो गया, इन सब का अवशेषर कहाँ होता है, तो इलियम वाले भाग में ही होता है अवशेषर। तो अब इस प्रकार से हम आप लोगों को बता चुके कि भोजन का पाचन किस तरीके से होता है और इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जब यहाँ पे अम्ल बन रहा था तो ये पूरा ये जल क्यों नहीं रहा था, ये क्यों जल के खत्म नहीं हो रहा है। तो ये जल के खत्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो आमाशय है, इसकी जो दीवार होती है, ये दीवार पे एक पतला, बिल्कुल पतला सा एक पर्दा होता है, जो किसका होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का पर्दा बना होता है। और जब अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बन जाता है, लवण बन जाता है, जिसकी वजह से ये जो अमाशय की जो दीवारें हैं, ये दीवारें क्या हो रही हैं, वो नष्ट होने से बच जाती हैं और वो बर्बाद नहीं होती है। अब एक दूसरा बात आता है कि जब हम बहुत ज़्यादा कभी खाना खा लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा बारात उरात में जाके बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे, तो उस टाइम क्या होगा कि ये जो HCl जो बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगा। जितना ज़्यादा खाना होगा उतना ज़्यादा HCl बनाना पड़ेगा, और जब यही HCl पेट में ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, धुआंहीन ढेकार आने लगता है। जब HCl की मात्रा पेट में ज़्यादा हो जाएगी तो धुआंहीन ढेकार आने लगता है, और इसमें क्या होता है कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है कि एसिडिटी हो गया, यानी कि एसिड का मात्रा बढ़ गया। अब इस मात्रा को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए इनो लेके आते हैं। इनो क्या होता है, इनो जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, MgOH का ट्वाइस, और ये HCl के साथ क्रिया करता है, MgOH का ट्वाइस। अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, और इनो से कहता है कि 6 सेकंड में गैस जो एसिडिटी थी, एसिडिटी को 6 सेकंड में ख़त्म करो। तो इनो क्या होता है, इनो होता है क्षार, और किससे क्रिया कर जाता है, HCl जो पेट में अम्ल का मात्रा बढ़ा हुआ है, फिर आदमी का पेट क्या हो जाता है, सही हो जाता है और एसिडिटी खत्म हो जाती है। अब
यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब छोटी एक चीज़ क्या रह गया आपको बताने के लिए कि ये जो अग्न्याशय से कुछ एंजाइम निकलती हैं, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।